व्हाइट हाउस के बाहर भीषण गोलीबारी, 15 से 20 राउंड गोलियां चली। सीक्रेट सर्विस ने एक हमलावर को मार गिराया। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। तो गेट नंबर 17 की एक घटना बताई जा रही है। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हमला किया जाता है और फायरिंग की जाती है। 2 हमलावर थे जिनमें से एक की पहचान हो गई है। नासिर बेस्ट नाम बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर भीषण गोलीबारी की गई। बड़ी बात यह है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति इस दौरान व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को ढेर कर दिया है। एक हमलावर की पहचान हो गई है, हालांकि दूसरे हमलावर के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है, सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी टाइट की गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब रिपोर्टर्स अंदर मौजूद थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे और अचानक से गोलीबारी हुई तो वो दहशत में आ गए। और देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर जो फायरिंग हुई है उसको लेकर एक और बड़ी खबर। ये जो शूट आउट हुआ वो भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे हुआ है। हमलावर पहले व्हाइट हाउस के गेट पर घूम रहा था, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, जहां पर आम लोग आ जा सकते हैं, जिसके आसपास घूम सकते हैं। ये वही जगह 17वीं स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट पर घूमते हुए हमलावर को देखा गया और इसके बाद उसने चेक पॉइंट पर गोलीबारी शुरू कर दी। बैग से इसने बंदूक निकाली और इसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी सीक्रेट सर्विस। इसके बाद तुरंत एक्शन मोड में हमलावर को मार गिराया गया। बताया जा रहा 2 हमलावर थे, एक धर दबोच लिया गया है। और फायरिंग पर सीक्रेट सर्विस का पहला बयान भी सामने आया है। बड़ी खबर है, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हमला हुआ, बैग से निकालकर फायरिंग करने हमलावर लगा। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमलावर को दबोच लिया। गोलीबारी में एक राहगीर को गोली लगी है। फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में ही डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी, डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हमला किया गया, बैग से निकालकर फायरिंग करने की शुरुआत हमलावर ने कर दी, यानी कि हथियारों से लैस वो यहां पर पहुंचा था और फिर उसने हमला शुरू किया, फायरिंग की शुरुआत की। और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान ज्वाइन इन कर चुके हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा दें। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए, और देखिए राजनीतिक विश्लेषक है पूर्णिमा नाथ इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से लाइव है, और मनीष झा भी इस वक्त आपको हमारे संवाददाता नजर आ रहे टीवी स्क्रीन पर। आप सभी का हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें आपको कि व्हाइट हाउस के बाहर शूटआउट के बाद कैसे दहशत मच गई, हुआ क्या, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने क्या कहा। व्हाइट हाउस के पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास फायरिंग हुई है। एक व्यक्ति ने बैग से हथियार को निकाला और इसके बाद फायरिंग की। सीक्रेट सर्विस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई है। इतना ही नहीं, सीक्रेट सर्विस की गोली से संदिग्ध घायल हो गया। संदिग्ध को अस्पताल ले जाया गया और मृत घोषित किया गया। गोलीबारी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। फायरिंग के दौरान किसी अफसर को कोई चोट नहीं आई और घटना के बाद राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ही अंदर थे। आप देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर हुए शूटआउट की इस वक्त जांच हो रही है। और देखिए, सबसे पहले पूर्णिमा नाथ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। इससे पहले भी आपके साथ मेरी लगातार जो बातचीत है वो हो रही थी, लेकिन पूर्णिमा नाथ का हम रुख करें इससे पहले अश्विनी श्रीवास्तव, एक बात बताइए, जो हमलावर है इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन आ रही है। ये जो हमलावर, इसका नाम नासिर बेस्ट बताया जा रहा है, 21 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, और इसको कुछ दिमागी स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें भी थी, यह भी कहा जा रहा है। इसके बाद आपको क्या लग रहा है? देखो करुणा, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के अंदर हथियार रखना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। गन लॉज इतने लीनियंट है, वहां पर दवाई खरीदना मुश्किल है एक स्टोर से, मगर एक हथियार ले सकते हो। और जो ये नासिर बासित की बात कर रहे हैं, ये गेट नंबर 17 जो कि पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के अंदर आ गया, तो ये सच्चाई कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है सिक्योरिटी का फेलियर है। जो सीक्रेट सर्विस है उसका मुद्दा यही नहीं है कि आप चारों तरफ उसकी सिक्योरिटी टाइट रखें, आपके कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार इसको दबोच लिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। एक जो लगता है कि ये
लॉन वोल्फ हो सकता है ये ऑपरेशन। इसमें एक को मार दिया गया है, एक को पकड़ लिया गया है, एक बाईस्टैंडर को भी चोट लगी है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चूक तो है, मगर ये भी सच्चाई है, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे, भरत साहब भी बता रहे थे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर लोग घूमते हैं, कोई आना जाना वहाँ मना नहीं है। मगर जो सरप्राइजिंग फैक्टर है कि उसने अपने बैग से एक अपना पिस्टल निकालता है और उसने फायरिंग स्टार्ट करी है। तो ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गन लॉ जो उनको टाइट करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर हथियार कोई भी कभी भी ले सकता है, उसके कारण आप ये क्रिमिनलाइजेशन भी बढ़ रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ रही है। व्हाइट हाउस में ऐसा होना, और अभी एक महीने पहले आप होटल हिल्टन में भी ऐसा कुछ हुआ था, जहां पर एक डिनर चल रहा था, जहां पर प्रेसिडेंट भी थी, वाइस प्रेसिडेंट थे, वहां पर भी फायरिंग हुई। तो ये सच्चाई है, सीक्रेट सर्विस को भी देखना पड़ेगा, जो व्हाइट हाउस की प्रोटेक्शन करते हैं, कि कोई क्या खामी रहेगी, क्या कुछ करना चाहिए था। मगर ये सच्चाई है कि एक क्वेश्चन मार्क आ गया, इसके अंदर थे कौन? क्या ये ईरान से इन्वॉल्व है? क्या ये नॉर्थ कोरिया से? क्या ये इलीगल माइग्रेशन जो अंदर है, क्या उनकी डोमेस्टिकली आप जो अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की गिरती जा रही है, उसके साथ तो कुछ नहीं? क्या ये ईरान डील के साथ तो नहीं? ये कहना अभी मुश्किल है, मगर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। मगर जो भी हुआ वो मुझे लगता है एक प्रकार से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चूक है। बिल्कुल, सिक्योरिटी चूक तो है ही, और इस वजह से सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी ब्रेकिंग है, व्हाइट हाउस पर हमले करने वाले की तस्वीर सामने आई है। हमला हुआ, उसकी तस्वीर सामने आई, हमलावर की तस्वीर है। हमलावर की पहचान नासिर बेस्ट के तौर पर की गई है। हमलावर की उम्र 21 साल बताई जा रही है, और सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को ढेर कर दिया। 2 हमलावर थे, उनमें से एक की पहचान हो गई है। 21 साल उम्र बताई जा रही है। नाम है नासिर बेस्ट, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कौन है यह हमलावर, क्या इसका मकसद था, क्या इसकी मंशा थी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यह तस्वीर आप देख रहे हैं नासिर बेस्ट की। तो व्हाइट हाउस के बाहर जो फायरिंग हुई, इसको लेकर अभी तक की क्या जानकारी, हमलावर कौन था, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन वॉल पर, बिग वॉल पर आपको हम दिखाने वाले कि हमलावर कौन था। देखिए, अभी तक जो जानकारी है वो ये कि नासिर बेस्ट इसका नाम था, और यहां पर अब आपके सामने जो जानकारी है वो भी आ रही है। ये देखिए आप, कौन है हमलावर, तस्वीर उस वक्त उस तरफ आप देख पा रहे हैं, वो हमलावर की तस्वीर है। और इसके बारे में डिटेल जो निकल कर आ रही है वो ये कि इसका नाम है नासिर बेस्ट, और इसकी जो उम्र है वो 21 साल के आसपास बताई जा रही है। 21 साल इसकी उम्र है। पता अज्ञात है, अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कहां का ये रहने वाला है। मकसद क्या था डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करना? और बड़ी बात यह है कि जब ये घटनाक्रम हुआ उस दौरान व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप। पूर्णिमा नाथ जी राजनीतिक विश्लेषक है, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। पूर्णिमा नाथ जी, बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके का घटनाक्रम घटता है, होता है, तो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को सिंपैथी गेन जरूर होती है। एक बार फिर से जिस तरह से 2024 में हुआ, उससे पहले भी घटना, और 30 दिन पहले हिल्टन होटल में हुआ, एक बार फिर से वैसी ही घटना सामने आई है। क्या लग रहा है आपको? लोकप्रियता घटती जा रही है, लोकली इतने मुद्दे हैं अमेरिका में, उसको देखते हुए यह घटना हो सकती है? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा है कि ये घटना के बाद उनका सिंपैथी गेन होती है, स्पेशली फैक्ट दैट ईरान वॉर पे यहाँ पे मेजॉरिटी लोग साथ नहीं दे रहे हैं। ईरान वॉर और वर्सेस प्रीवियस वॉर जो इराक वॉर था, उसमें डिफरेंस ये है कि आपको याद दिला दूं, 75% लोग, अमेरिकन लोग सपोर्ट किए थे इराक वॉर को। लेकिन सपोर्ट कैसे गेन किया है गवर्नमेंट में? जैसे ब्रेन वॉश करवाते हैं, उनके पास WMD है, जाके मार दो, खत्म कर दो, इस तरह की लोग बातें करते हैं। ये टाइप का ब्रेन वॉशिंग ईरान के ऊपर हुआ नहीं, इसीलिए लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, अगर समथिंग लाइक दिस इज एग्जीक्यूटेड, देन सडनली द नैरेटिव इज गोइंग टू शिफ्ट अगेंस्ट ईरान। जाके वहां पे जाके बॉम्ब मार दो, और एक बॉम्ब मार दो, उनको खत्म कर दो, उनको डेसिमेट कर दो। गाजा के लिए जैसे बोला जाता था कि उनको फ्लैटन कर दो, फ्लैटन गाजा, ऐसी
बातें करा जा रहा है, आज कह रहे कि ईरान को फ्लैटन कर दो, जो वेस्ट बैंक के ऊपर भी ऐसे करते, जो लोगों को, नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे चलती है और बाकी कंट्रीज का किस तरह का सॉवरेंटी है, उसका उनका कितना राइट होना चाहिए। इनके हिसाब से, इनके दिमाग में ऐसे नैरेटिव घुसाया जाता है कि उनको लगता है जो एज एन अमेरिकन दे आर सुप्रीम, दे आर एबल टू गो एंड किडनैप, किल एंड ऑल्सो सैंक्शंस एनी कंट्री दे लाइक, एंड this is the mentality of street people. And I'm not talking about the politicians, I'm talking about the normal people. तो ऐसे ब्रेन वॉश करा जाएगा। तो ये किस तरह का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होगी, कौन है ये और किसके साथ कनेक्शन है, we have no idea at this point of time. Let them do it investigation. बिल्कुल पूर्णिमा नाथ जी, और ये अभी फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। नासिर बेस्ट अभी तक नाम पता चला है, उम्र इसकी 21 साल है, हालांकि कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से इसका कनेक्शन है, अभी ये सारी जानकारी आनी बाकी है। और जैसा बता रही है कि अभी ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, फायरिंग के दौरान व्हाइट हाउस में भागते हुए लोग नजर आए हैं, वो वीडियो भी कैप्चर हुआ है। व्हाइट हाउस में जान बचाने के लिए रिपोर्टर क्योंकि अंदर मौजूद थे, बड़ी संख्या में पत्रकार वहां पर जो मौजूद रहते हैं, डेली रिपोर्टिंग करते हैं, वो वहां पर थे अंदर। हमलावर लगातार फायरिंग कर रहा था, इसकी आवाज भी कैप्चर हुई। ये देखिए आपको कई लोग और इनमें से कई जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे जो कि अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे। फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे रिपोर्टर, न्यूज चैनल्स के कैमरों में गोलियों की आवाज रिकॉर्ड हुई है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रिपोर्टर कैसे गोलियों की आवाज सुनने के बाद कैमरे के पीछे छिप जाती है, अपनी जान बचाने के लिए दहशत में आ जाती है। गोली चलने की आवाज आने पर रिपोर्टर कैमरे के पीछे छिपी। और देखिए शूटआउट का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो कैमरे में कैद हुआ, न्यूज चैनल के कैमरे में कैद हुआ ये वीडियो। ये देखिए आपको जर्नलिस्ट आपको नजर आ रहा है, रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर जान बचाने के लिए छिपता हुआ नजर आ रहा है, पीछे कुछ लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। शूटआउट के बाद अफरा तफरी मच गई, पैनिक। ये देखिए आप, जो लोग वहां पर थे वो सहम गए, उन्हें पहले समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, ये कैसी आवाज है, और जैसे ही लगा कि कुछ गलत है तो इसके बाद सभी वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। सीक्रेट सर्विस के जो लोग हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर अचानक गोलियां चली हैं, बड़ी खबर। फायरिंग के वक्त काफी लोग मौजूद थे। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक रिपोर्टर जो ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर गोलियां चलाई। गेट नंबर 17 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास की घटना, यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी तैनात थे। Just a couple of weeks after a shooting at the White House correspondence. तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए, महिला रिपोर्टर जान बचाकर वहां पर छिपती नजर आ रही है। एक और रिपोर्टर आपको नजर आ रहा है, कई लोग वहां पर नजर आ रहे हैं जो कि व्हाइट हाउस के कैंपस से मौजूद है और वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स आपको नजर आ रहे हैं और एक और महिला पत्रकार आपको नजर आ रही जो बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है कि है क्या। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये क्या हो रहा है आखिर अमेरिका के अंदर? हेल होल स्टेट वाली जो स्टेटमेंट है कौन भूल सकता है, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर नरकीय हालात क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीति और उनकी पॉलिसीज की वजह से बन गए? देखिए करुणा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कल जब हम लोग अमेरिकी एम्बेसी में थे और अमेरिकी विदेश मंत्री का वहां कार्यक्रम चल रहा था तो बड़े सुरक्षा के व्यवस्था की गई थी। तो आपस में बातें ये हो रही थी कि भाई सुरक्षा की व्यवस्था दिल्ली में करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में तो सब सुरक्षित है, आपको वॉशिंगटन डीसी में ये इंतजाम करने चाहिए क्योंकि वहां कब गोलियां चल जाए ये नहीं पता है। और तब कौन जानता था कि हम लोग ये बातें कर रहे थे और उसके कुछ ही घंटे के बाद सच में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि व्हाइट हाउस में जब ट्रंप ईरान को लेकर बैठक कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, ठीक उसी वक्त इस तरह से गोलियां चलने लगेगी। और वो तमाम दृश्य आप दिखाई रहे हैं कि किस तरह से पत्रकार जान बचाने के लिए वहां पर एक जगह से दूसरी जगह भागते फिर रहे हैं। असल में देखा जाए तो अमेरिका की समाज में एक अलग किस्म की समस्या फैल गई है। ऐसा नहीं है कि हथियार होना कोई प्रॉब्लम है, हथियार तो इजराइल में भी है, हर दूसरा तीसरा आदमी आपको बंदूक लेकर चलता हुआ दिखेगा, लेकिन वहां पर वो इस तरह से मास शूटिंग नहीं होती है, इस तरह से गोलियां नहीं चलती है
है, जैसा अमेरिकी समाज में हो रहा है, और खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप के आसपास तो जब मौका मिले तब गोलियां चलने लगती है। तो ये एक नए किस्म का न्यू नॉर्मल होता जा रहा है अमेरिकी समाज में, और अब बारंबार ऐसी घटनाएं ये इसलिए घट रही है क्योंकि मामला बढ़ गया आगे। अब देखना होगा कि उसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर कारण है या सोशल वहां पर जो अव्यवस्था है वो कारण है, जिसके बारे में आपने कहा कि अमेरिका में नरक की स्थिति है, ना कि भारत में, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को लेकर सवाल उठा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यह भी बात देखने को आ रही है कि आज की तारीख में लगता है कि अमेरिका के शासन में बैठे हुए लोग और अमेरिका की आम जनता के बीच में एक कनेक्शन ही गायब हो गया है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये उनकी सरकार चलाने वाले लोग हैं, वो उन्हें दुश्मन के तौर पर देख रहे हैं, इसीलिए अपनी जान की बाजी लगाकर भी उनको वो गोली से मार देना चाहते हैं, जबकि हिंसा कोई माध्यम नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, तो अमेरिकी समाज में ये एक कैंसर की तरफ फैलता जा रहा है, जिसका निदान फिलहाल अभी दिखता नहीं है। और अमेरिका को सोचना चाहिए कि उसने किस हद तक का समाज बनाया है और उसकी किस तरह की कीमत वो चुका रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि ट्रंप के आसपास लगातार गोलियां चलती है। वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, उसके हेड ऑफ स्टेट कब गोली के शिकार हो जाए किसी को नहीं पता है। ये सब स्थिति वहां है। ये अलग बात है कि अमेरिकी सिक्योरिटी टीम जब दिल्ली या कहीं और आती है तो ऐसे माहौल बनाती है कि यहां पर सुरक्षा के इंतजाम ठीक नहीं है, इसलिए पूरे शहर को ही छावनी में तब्दील कर देनी चाहिए। बिल्कुल, ये कई सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अमेरिका के अंदर आए दिन यहां पर फायरिंग घटना होती है और अब तो सीधे डोनाल्ड ट्रंप को ही टारगेट पर लिया जा रहा है। अभी के लिए आपका मनीष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो क्या जिसकी उम्मीद सबसे कम नजर आ रही थी वो हो गया क्या? ईरान और अमेरिका के बीच डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर। ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार है, यह एनवाईटी की तरफ से न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कहा गया है। संवर्धित यूरेनियम देने के लिए तैयार है। कल तक तो हम सुन रहे थे ईरान बोल रहा था एनरिच्ड यूरेनियम पर हम कोई बात नहीं करने वाले, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से दावा, ईरान के पास 440 किलो संवर्धित एनरिच्ड यूरेनियम है और वो दे सकता है। अब क्या वो अमेरिका को देगा, किसी तीसरे देश को देगा? जिस तरह से पहले रूस को लेकर खबर आ रही थी डाइल्यूट करेगा, अभी फिलहाल इसको लेकर और क्लैरिटी आनी बाकी है, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि ईरान की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है यूरेनियम पर ईरान का सरेंडर। क्या बड़ी खबर क्या है? अमेरिकी शर्त मानने के लिए ईरान तैयार हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से रिपोर्ट आई है, ईरान संवर्धित यूरेनियम देने के लिए तैयार, किसी भी वक्त यूरेनियम पर बड़ा ऐलान संभव है। इतना ही नहीं, अमेरिका ईरान समझौते होते हैं तो वो कौन से मुद्दे हैं? अमेरिका ईरान समझौते में क्या हुआ है? दरअसल सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति होगी। ईरान को हर्जाना देना होगा, हर्जाने का भुगतान करना होगा। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटानी होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा। ईरान के पास से अमेरिकी सेनाओं की वापसी भी होगी, जिस तरीके से पहले भी समझौते को लेकर बात की गई थी। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, क्या इतना आसान है कि ईरान झुक जाएगा? क्योंकि ये तो वही मुद्दे हैं ना जिनकी वजह से युद्ध की शुरुआत हुई थी और ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं था मानने के लिए, और इसी वजह से विध्वंसक हमले भी देखने को मिले थे। अब ऐसा क्या हुआ कि ईरान समझौते के लिए तैयार हो गया? हालांकि अभी ईरान की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। हाँ बिल्कुल, देखो एक बात तो मानना पड़ेगा प्रगति की बैक चैनल डिप्लोमेसी से बातचीत चली हुई थी और कहीं ना कहीं इस बात का नतीजा निकलना था, क्योंकि अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू होती तो नुकसान अमेरिका को भी था, ईरान को भी था। ईरान की भी इकॉनमी बिल्कुल डगमगा गई है, 70% उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। तो अगर ईरान के ऊपर दोबारा हमला होता तो ईरान की स्थिति और ख़राब होती। ये गिव एंड टेक है। मुझे लगता है कि एनरिच यूरेनियम के लिए जो मानना है, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं 480 kg के लिए, जिसलिए पहले नहीं मानना था, मगर ईरान को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। सबसे ऊपर होगा नेवल ब्लॉकेड हट जाएगा, जो उसके एसेट फ्रीज हो रखे थे वो डी फ्रीज हो जाएंगे, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक सैंक्शन है वो भी हट जाएंगे। तो लगता है कि ईरान को भी एक प्रकार से इकोनॉमी रिवाइवल का मौका मिलेगा। और अमेरिका का सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई को दोबारा नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती तो ईरान पलटवार करता और ये मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं इनका एनर्जी सेक्टर, टूरिज्म, डिसैलिनेशन प्लांट खत्म हो जाते, बाब अल मंदेब को बंद कर देता। सुनने में आया नेट की केबल को भी, इंटरनेट की केबल को भी काट सकता था ईरान। तो ऐसे में ये सच्चाई थी कि दोनों तरफ बहुत बड़ा नुकसान और पूरे वर्ल्ड की
इकोनॉमी डगमगाती। तो कोई बातचीत चल रही थी, कल भी ये बात आ रही थी कि जो रिस्पॉन्स भेजा है ईरान ने, जो प्रपोजल भेजा था अमेरिका ने, वो काफी एनकरेजिंग था। ऐसे में सऊदी अरेबिया, बिल्कुल सर, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी लगातार हो रही थी। हालांकि बयान जो दिए जा रहे थे उससे लग नहीं रहा था कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला, लेकिन ऐसा हो गया है। और देखिए अब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी बयान आ गया है, जंग खत्म होने पर फाइनल मुहर अब लगने वाली। देखिए आप, ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि जंग खत्म होने वाली है और इस पर फाइनल मुहर अब लगने वाली है किसी भी वक्त। होर्मुज में यूएस नाकाबंदी खत्म होगी, इस्माइल बकाई की तरफ से कहा गया है। ईरान की जब्त संपत्तियां बहाल होंगी, अभी परमाणु मुद्दे पर बात नहीं। अब देखिए इस्माइल बकाई कुछ और बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं। और यही मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि कल भी इस्माइल बकाई का यह बयान था जिसमें बोल रहे थे कि अभी फिलहाल हमने कोई बात नहीं की है यूरेनियम को लेकर। और एक और बड़ी जानकारी, ईरान पर कुछ देर बाद बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका ईरान के बीच समझौता करीब करीब तय, समझौते को अंतिम रूप देना बाकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर अमेरिका सहमत। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है, समझौते की घोषणा बहुत जल्द। और एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक की अध्यक्षता की है। जेडी वैंस, पीट हेगसेथ भी इस दौरान मौजूद थे। अमेरिका की तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल। ये देखिए आप तस्वीरें। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में कहा कि दोबारा जंग होने के 50-50 चांस, यानी कि 50-50% चांसेस हैं। दो में से एक चीज फाइनल हो सकती है, या तो शांति होगी या फिर विध्वंसक जंग। हम ईरान पर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हमला कर सकते हैं, या फिर एक अच्छा समझौता भी साइन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया है डील को लेकर। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या डील हो गई है? क्या कोई बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं जिस तरीके से घोषणा की गई है सोशल मीडिया पर? तो क्या होर्मुज खुलने वाला? अगर ऐसा है तो वाकई पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अमेरिका ईरान डील को अंतिम रूप देने के बहुत करीब है। बातचीत का मुख्य मकसद जंग को खत्म करना है। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकाबंदी खत्म होगी। होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ईरान की जब्त संपत्तियों की बहाली पर भी समझौता होगा। अमेरिका के रुख बदलने को लेकर हम बहुत कंफर्म नहीं है अभी भी, यानी कि अभी भी ईरान को पूरा भरोसा नहीं जब तक पूरी तरह से साइन नहीं हो जाए, औपचारिक ऐलान ना हो जाए। अमेरिका ईरान दोनों के लिए जीत जैसी स्थिति होगी। बड़ी बात क्या है, परमाणु मुद्दे पर ईरान का रुख अभी भी साफ नहीं है। इस्माइल बकाई ने कहा, अभी तो यूरेनियम पर कोई बात हम नहीं कर रहे हैं, होर्मुज पर कब्जा छोड़ने को ईरान तैयार नहीं है। यह इस्माइल बकाई की तरफ से कहा गया है। पूर्णिमा नाथ जी, अभी तो हम खबर दिखा रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कहा गया कि यूरेनियम, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो ईरान सौंपने के लिए तैयार है। इस्माइल बकाई कुछ और ही बोल रहे हैं। और अगर वाकई में बिना परमाणु कार्यक्रम के, बिना एनरिच्ड यूरेनियम के ये डील साइन हो जाती, तो ऐसा लग रहा है कि ईरान से ज्यादा दबाव, प्रेशर में तो डोनाल्ड ट्रंप थे। वो हर हाल में चाहते थे कुछ भी हो जाए, लेकिन डील हो जाए। मैं एक बात आपको बताऊंगी, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अमेरिकन न्यूज़पेपर्स जो होती है वो कोई खबर छपती ही नहीं है बिना CIA के नॉलेज के बिना। तो ये यहाँ पे मेजर, मुझे लगता है मेजर साइकोलॉजिकल वॉर एक हो रही है, प्रोपेगेंडा वॉर हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की सहारा लिया जा रहा है। कौन सच है कौन झूठ है अभी कोई कुछ नहीं कह सकते हो। बाद में आप कनेक्ट द डॉट करके हमें पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पे मैं तो मैं तो अभी मान नहीं सकती कि जब आज तक 80 दिन हो गया ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, आज सडनली झुक जाएंगे, ये इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी। एट द एंड ऑफ द डे ईरान एज ए कंट्री, उनके ऊपर आपने नॉट 47 ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 73 ईयर्स तक आपने उनके ऊपर जुल्म किए, उनके ऑयल चुराए। 1953 की मुसादे को हटाने से पहले अमेरिका को कोई स्टेक नहीं था, उसके बाद 40% बन चुकी है उस कू के बारे में, उसके बाद आपने लिटरली आज तक अपने उस कंट्री को नॉट ओनली उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई है, एम्बार्गो लगाई, उनकी करेंसी को ध्वंस किया,
लेकिन उनके बारे में एक नैरेटिव बिल्ड किया कि वो टेररिस्ट रेजिम है। आज तक आप मुझे बताइए, कल मैं देख रही थी मार्को रूबियो बोल रहे थे कि हॉर्मुज को बंद करना ईरान के लिए ये इलीगल है। वो मार्को रूबियो कौन होता है इलीगल और लीगल डेफिनेशन देने वाले? लेकिन ईरान में जाके ईरान की लीडर को मारना लीगल था अमेरिका के लिए। वेनेजुएला में जाके वेनेजुएला का लीडर को किडनैप करके लेके आना और उनकी वाइफ को लेके आना, दैट वाज लीगल फॉर देम। सो हु इज अमेरिका टू डिफाइन व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल, एंड हु इज मार्को रूबियो एंड हु इज प्रेसिडेंट ट्रम्प टू इवन डिक्टेट टू द वर्ल्ड कि कौन लीगल काम कर रहे हैं, कौन इलीगल काम कर रहे हैं? मुझे तो हंसी आती है, मुझे तो हिपोक्रेसी देख के मुझे यानी कुल मिलाकर ये लग रहा है पूर्णिमा नाथ जी कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप करे, जो कुछ अमेरिका की तरफ से किया जाए, वो भले क्यों ना गलत हो, लेकिन वो सब कुछ लीगल। लेकिन बाकी अगर कोई इस पर जवाबी कार्रवाई करे वो इलीगल है। प्रगति, एक और बड़ी खबर। बिल्कुल करुणा, क्योंकि वैसे भी ईरान को पता है कि वो लीबिया मॉडल को फॉलो नहीं कर सकता। वहां कैसे हालात बने थे, एक और बड़ी जानकारी। डोनाल्ड ट्रंप ने 9 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। सऊदी, कतर, यूएई के राष्ट्राध्यक्षों को कॉल किया गया। तुर्की, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन से भी बात हुई है। ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस में वो मौजूद थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से बातचीत कर रहे थे और फिर इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात। अब देखिए बैकड्रॉप में क्या हुआ है, खबर क्या आ रही है। कल जेडी वेंस, जो कि उपराष्ट्रपति है, जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, कालिबाफ, ईरानी संसद की स्पीकर, इन सब के बीच बातचीत हुई है। खबर आ रही है शांति समझौते के मसौदे को मंजूरी दी गई है। मसौदा अंतिम मंजूरी के लिए अब ट्रंप और मुस्तफा के पास है। इधर ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया है। ईरान ने 2 चरण वाला प्रस्ताव दिया है। 2 फेजेस में समझौता आगे बढ़ेगा। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान समझौते को तैयार। तो अब कहा जा रहा है संवर्धित यूरेनियम सौंपने को ईरान राजी है, लेकिन वाकई में ऐसा है या नहीं, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।